नमस्कार। आज हम लोग कार्ल मार्क्स के अलगाव का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अलगाव को अंग्रेजी में एलाइनेशन कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को अलगाव की अवधारणा देकर अध्ययन के एक महत्वपूर्ण पक्ष को स्पष्ट किया है। आपने अलगाव की विभिन्न पक्षों, परिभाषा, स्वरूप तथा सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभावों की विवेचना भी की है। मानव समाज में अलगाव का प्रादुर्भाव तब हुआ जब उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा और मार्क्स के अनुसार प्राचीन काल में अलगाव नहीं था। अलगाव के विभिन्न पक्षों का विवेचन मार्क्स के संबंध में निम्न प्रकार से हैं। इसका अध्ययन हम आगे परिभाषा एवं अर्थ के द्वारा करेंगे। इसके पश्चात अब हम अलगाव की परिभाषा एवं इसके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। अलगाव अंग्रेजी शब्द एलाइनेशन का हिंदी रूपांतर है। हिंदी भाषा में अलगाव के पर्यायवाची विलगाव और पृथक्करण आदि भी कहलाते हैं। विगत वर्षों में समाजशास्त्र के साहित्य में अलगाव शब्द का ही अधिक प्रयोग किया गया है और पहले कभी इस शब्द का प्रयोग पागलपन के लिए भी किया जाता था, लेकिन अब अलगाव शब्द का प्रयोग चिंताग्रस्त मनोदशाओं तथा प्रवृत्तियों के लिए किया जाता है। यहाँ पर अलगाव वह स्थिति है जब व्यक्ति अपने आप से उदासीनता महसूस करता है और जब कोई व्यक्ति समाज और पर्यावरण से भी अपने आप को उदासीन महसूस करता है, अपने को असुरक्षित, अकेला और बेसहारा अनुभव करता है, तो यह अवस्था अलगाव की अवस्था कहलाती है। और इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बंधनों से अपने आप को स्वतंत्र करने की बात भी सोचने लगता है, अलगाव कहलाता है। यहाँ पर अब हम कुछ समाजशास्त्रियों की परिभाषाएं लेंगे। पहला इसमें नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल। वो कहते हैं कि समाजशास्त्र में अलगाव शब्द की व्याख्या जॉन स्टुअर्ट मिल ने जो की थी वो इस प्रकार से है। जब श्रमिक अपने कार्यों के प्रति पृथकता महसूस करते हैं तो वे विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। इसी को मिल ने अलगाव कहा है। दूसरी परिभाषा यहाँ पर है जिसके समाजशास्त्री हैं टोकियाविले। टोकियाविले के अनुसार उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम विभाजन बढ़ता है तो उसके साथ साथ श्रमिक का अलगाव भी बढ़ता जाता है, अलगाव कहलाता है। तीसरी परिभाषा है कार्ल मार्क्स के अनुसार। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अलगाव व्यक्ति की वह दशा है जिसमें उसके अपने कार्य एक पर्याय शक्ति बन जाते हैं जो कि उसके द्वारा शासित न होकर उससे ऊंची शक्ति शोषक द्वारा शासित होते हैं और ये शक्ति व्यक्ति के विरुद्ध भी होती है। इसको कार्ल मार्क्स अलगाव कहता है। इसके पश्चात अब हम अध्ययन करेंगे अलगाव की उत्पत्ति का। अलगाव की उत्पत्ति मानव समाज में तब हुई जब उत्पादन में श्रम के विभाजन में वृद्धि हुई तथा मशीनीकरण आया। यहाँ पर कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि प्रारंभ में मनुष्य अपने हाथों से उत्पादन करता था और उसके पास उत्पादन के बहुत सीमित साधन भी थे। मनुष्य स्वयं प्रारंभ से लेकर अंत तक वस्तुओं का निर्माण करता था और उस काल में व्यक्ति का उत्पादन के साधनों, उत्पादन की विधियों, उत्पादित वस्तुओं और उपभोक्ताओं या ग्राहकों से सीधा संबंध होता था। उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं जैसे पूंजी व उत्पादित वस्तु आदि पर स्वयं का स्वामित्व था। इन विशेषताओं के कारण व्यक्ति का उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति विशेष लगाव भी था और उत्पादन के द्वारा उसे मानसिक एवं आर्थिक संतोष मिलता था। इस काल में अलगाव जैसा कोई असंतोष विद्यमान भी नहीं था। इस प्रकार मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन की प्रक्रिया में श्रमिक का योगदान बहुत कम होता है
उत्पादन की प्रक्रिया पर पूंजीपति का स्वामित्व होता है। श्रमिक का इस प्रक्रिया पर कोई अधिकार नहीं होता है और उत्पादन के साधनों, औजारों, कच्चे माल, पूंजी, उत्पादित की हुई वस्तु आदि पर भी पूंजीपति का आधिपत्य होने के कारण श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रहता है। और ये परिस्थितियां कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रमिक में अलगाव पैदा कर देती है और श्रमिक की अपने श्रम के प्रति भी जो अरुचि पैदा हो जाती है, उसका प्रभाव श्रमिक के अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी पड़ता है और वह सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि नहीं लेता है और उत्पादित वस्तु और ग्राहक से उसका सीधा संबंध भी नहीं होता है। और इतना ही नहीं बल्कि उसका स्वयं के प्रति और अपने सगे संबंधियों के प्रति भी अलगाव पैदा हो जाता है। अलगाव की उत्पत्ति के बारे में कार्ल मार्क्स ने इसका अध्ययन किया है। इसके पश्चात अब हम कार्ल मार्क्स के अलगाव के स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिकल एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 की कृति में अलगाव से संबंधित अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके अतिरिक्त इस्त्वेन मेसजारोस ने भी मार्क्स थ्योरी ऑफ एलाइनेशन में कार्ल मार्क्स के अलगाव संबंधी विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया है और आपने मार्क्स के अलगाव की अवधारणा के चार प्रमुख पक्ष भी बताए हैं। अलगाव के स्वरूप के चार मुख्य पक्ष इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। दूसरा है स्वयं के प्रति अलगाव। तीसरा बिंदु है मानव जाति से अलगाव और चौथा बिंदु है व्यक्ति का व्यक्ति से अलगाव। इसका पहला बिंदु है उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। इसका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेसजारोस लिखते हैं कि मार्क्स का कहना है कि मजदूर जानता है कि जो कुछ वह उत्पादन करता है वह उत्पादन उसका नहीं है और इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिक की उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव की भावना पैदा हो जाती है और श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटे से भाग की भूमिका अदा करता है। इसलिए वह अपने आप को वस्तु का एकमात्र निर्माता नहीं कर सकता और श्रमिक का वस्तु की क्रय विक्रय संबंधी प्रक्रिया पर कोई नियंत्रण भी नहीं होता है और ये सब परिस्थितियां श्रमिक में उत्पादित वस्तु के प्रति अलगाव पैदा करती है। स्वयं के प्रति अलगाव। कार्ल मार्क्स ने अलगाव का दूसरा स्वरूप व्यक्ति की अपने स्वयं के प्रति अलगाव की भावना बताया है। आपका कहना है कि पूंजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन के कारण श्रमिक उत्पादन की प्रक्रिया में एक छोटा सा हिस्सा होता है और वह अपना श्रम बेचता है। वह जीवन पर्यंत उत्पादन की प्रक्रिया में एक ही कार्य को बार बार करता है। इससे श्रम के प्रति उसकी अरुचि उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और मार्क्स ने श्रम को एक मानवीय क्रिया कहा है जो मानव की मानवता को परिभाषित करती है। पूंजीपति व्यवस्था में श्रम मानवीय क्रिया न रहकर जीविकोपार्जन का या अस्तित्व को बनाए रखने का साधन रह जाता है और श्रमिक की कार्य संबंधी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। उसका श्रम एक वस्तु बन जाता है। श्रम आंतरिक संतुष्टि न रहकर बाह्य मजबूरी हो जाती है जो व्यक्ति में अलगाव पैदा कर देती है। कार्ल मार्क्स ने इसी अलगाव को निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। श्रम मजदूर के लिए बाह्य है कि यह उसके स्वभाव का एक अंग नहीं है। परिणाम स्वरूप वह अपने कार्य में अपने को संतुष्ट नहीं पाता है वरन अपने को नकारता है, दरिद्रता का अनुभव करता है, शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा का विकास नहीं कर पाता है वरन शारीरिक थकान और मानसिक रूप से उखड़ापन अनुभव करता है। उसका काम ऐच्छिक नहीं वरन लादा गया है, बेगारी का श्रम है। अंत में मजदूर के लिए
काम का अलगाव लक्षण इस तथ्य में प्रकट होता है कि यह काम उसका नहीं वरन किसी दूसरे के लिए है, और काम में वह अपने से नहीं वरन किसी दूसरे से जुड़ा होता है। तीसरा बिंदु है मानव जाति से अलगाव। कार्ल मार्क्स ने तीसरे प्रकार का अलगाव श्रमिक एवं मानव जाति के बीच बताया है। आपका कहना है कि पूंजीपति व्यवस्था में श्रम विभाजन एवं उत्पादन की प्रकृति व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा कर देती है। आप लिखते हैं कि श्रमिक को समाज में रहकर अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक दशाओं का सामना करना पड़ता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में उसकी इतनी अधिक अरुचि पैदा हो जाती है कि वह अपने से ही नहीं वरन अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, समुदाय और मानव जाति से अलगाव अनुभव करता है, और वह इन सब प्रकार के सदस्यों से भी दूर हटता जाता है। वह सब प्रकार के सदस्यों से दूर हटता जाता है। उसका इतना अधिक शोषण होता है कि वह अपने जीवन और संसार के प्रति निष्क्रिय हो जाता है, और पूंजीपति व्यवस्था श्रमिक को मुद्रा और उत्पादन के साधनों का निष्क्रिय दास बना देती है, और यही निष्क्रियता व्यक्ति में मानव जाति के प्रति अलगाव पैदा करती है। इसके बाद इसका फोर्थ बिंदु है व्यक्ति से अलगाव। इसके अंतर्गत कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्राकृतिक और सामाजिक लक्षणों से अलग थलग पड़ जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से भी अलगाव की स्थिति में आ जाता है। और कार्ल मार्क्स ने अलगाव के इन सभी उपर्युक्त स्वरूप एक प्रकार के समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार लिखे हैं। समाजशास्त्र में पूर्ण समाज का अध्ययन व्यक्ति के साथ, व्यक्ति का समूह के साथ, समूह का समूह के साथ किया जाता है, और कार्ल मार्क्स ने इसी प्रकार के अलगाव के स्वरूप व्यक्ति के स्तर पर, समूह के स्तर पर और समाज के स्तर पर भिन्न भिन्न बताए हैं। एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था समाज में विभिन्न प्रकार के अलगावों को पैदा करके व्यक्ति, समूह और समाज में असंतुलन पैदा करती है। कार्ल मार्क्स के अध्ययनों में अलगाव की अवधारणा एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो आज हमने बच्चों कार्ल मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।